नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जान है तो जहान है के साथ आपकी मेज़बान रोज़ी इरफान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में बवासीर के मर्ज़ के बारे में आपको आगाही दी गई थी, इसको सराहने का बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में वेरिकोज रगों के मर्ज़ और उसके इलाज के बारे में आपको मुकम्मल आगाही देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। वेरिकोज रगों के मर्ज़ के बारे और उसके इलाज बारे आगाही देने के लिए आज के प्रोग्राम में भी आपकी ही जानी पहचानी मारूफ असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जन डॉक्टर रूहुल अहन साहिबा शिरकत कर रही हैं। हम इनके बेहद मशकूर हैं कि वो हमारी दरख्वास्त पर तसलसल के साथ शरीक हो रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूहुल अहन साहिबा। हम अपनी डॉक्टर साहिबा से सवालात का आगाज करते हैं। डॉक्टर रूहुल अहन साहिबा, ये वेरिकोज रगों का जो मर्ज है वो क्या है और हमें कैसे पता चलता है कि इंसान इस वेरिकोज का शिकार हो गया है? वेरिकोज वेन हम कहते हैं कि जब हमारे टांगों में या लोगों की टांगों में जब ब्लू रंग की या नीली रंग की रगें फूल जाती हैं। जी जी। मरीज इनके साथ आते हैं कि हमारी जो है वो या जिल्द के ऊपर जो टांगों की जिल्द है ख़ास तौर पे वो डिस्कलर्ड होना शुरू हो गई है और उनके ऊपर जो नसें हैं वो उभरना शुरू हो गई हैं। तो इसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं इन वेरिकोज वेन की। उसके जिनको हम यहाँ रगों का फूलना जो है ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है। इसके अंदर जो नसें जब फूल जाती हैं तो उसके अंदर आपकी जो दर्द करना शुरू कर देती हैं। जब मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बाज़ों का तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट ये होती हैं छोटी छोटी, जैसे स्पाइडर की तरह, जैसे उसकी टांगे होती हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह से पतली पतली सी रगें होती हैं, थ्रेड वेन्स जिन्हें हम कहा जाता है। उसके बाद ये ज़्यादा फूलती जाती हैं और ज़्यादा उभर के आ जाती हैं। जैसे हमारी हाथ की रगें उनसे भी ज़्यादा फूल जाती हैं तो फिर ये दर्द करना शुरू कर देती हैं। और वजूहात इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ है। मतलब इसके अंदर जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद ये ख़ास तौर पे ख़वातीन में देखने में आता है कि ये बन जाती हैं। इसी तरह जिन लोगों में ट्विन प्रेगनेंसी है उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो है वो रगें फूल जाएंगी। फिर हमारे पास अगर कोई पेट के अंदर कोई बीमारी है, जैसे कोई ट्यूमर है, कोई बहुत बड़ा मैस है, ख़ास तौर पे अगर कोई पेल्विस में हमारा कोई यूट्रस का या बच्चेदानी का या बेज़ेदानी का कोई ट्यूमर है तो उस केस में भी ये फूल जाती हैं रगें। तो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ भी ये मुंसलिक होती हैं। फिर कुछ कंजेनिटल हो जाती हैं, फिर एज के साथ होता है कि जैसे जैसे, और ख़ास तौर पे उन लोगों में ज़्यादा होती हैं जिन लोगों में जिनका काम खड़े होने का है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए या ये हमारे पास कांस्टेबल्स हो गए जो ज़्यादा खड़े रहते हैं, या एक दुकानदार हो गया जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है। तो उन लोगों में ये जो रगों का फूलना है ये ज़्यादा आपको नज़र आता है। अच्छा, मतलब ज्यादा स्टैंड रहने से जो ज्यादा स्टैंडिंग, जो एक जगह स्टैंडिंग रहने से होता है। इसी तरह जो खवातीन बहुत ज्यादा घर के अंदर खड़े होकर मुख्तलिफ खाने पका रही हैं, काम कर रही हैं घरों के, तो वो उनमें, और ज्यादा हमें देखने में इसीलिए कि पहले खवातीन होती थी कि वो बैठ के नीचे चूल्हा रखा होता था और काम करती, तो इस वजह से अब ज्यादा जो लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से बेसिकली ये रगें फूलती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहिबा, वेरिकोज की वजूहात और ख़तरे के अवामिल क्या है और इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? अच्छा, मैंने बताया कि जो वजूहात तो इसमें मुख्तलिफ, जैसे मैंने सारी बता दी। कुछ लोग होते हैं जो कंजेनिटल होते हैं, उनमें ख़ास बीमारी होती है। असल में होता ये है कि खून की गर्दिश जो है वो नीचे पाँव से दिल की तरफ जाती है। इन नालियों में क्या होता है कि इनमें ख़ास वेल्व होते हैं जो कि इन खून को की गर्दिश को दिल की तरफ ही जाने देती है, और जब बंदा खड़ा है वो वापस पाँव की तरफ नहीं आती है। ये वेल्व होते हैं। जब ये वेल्व ख़राब हो जाते हैं तो खून वापस आपके पाँव की तरफ आना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पे ये नसें जो है वहाँ पे स्टे करेगा, क्योंकि कहीं और तो नहीं जाएगा, तो वो फिर फूलती जाएंगी नसें। ठीक है, तो कुछ लोगों में ये कंजेनिटली वो वेल्व ख़राब हो जाते हैं, पहले से ख़राब होते हैं, तो उन लोगों में ये आ जाता है। फिर इसी तरह मैंने बताया कि प्रेगनेंसी भी क्या कर रही है कि वो खून की जो गर्दिश दिल की तरफ जा रही है उसको रोक लेती है, क्योंकि वज़न होता है पेल्विस में, यूट्रस में बच्चा होता है, तो वो प्रेशर देता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। फिर इसी तरह जो लोग लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े होते हैं उनमें भी ये इसी वजह से है। बुजुर्ग में ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाती है उनमें इसलिए आ जाते हैं कि वो वेल्व वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ, फिर इसके अलावा कुछ लोगों में जिनके अंदर
सलाहियत होती है कि उनकी जो मेन अंदर की नस है उसमें क्लॉट जमा हो जाए। तो उनके अंदर भी जो है ना वो ये हमारे पास खून की जो नाली है वो ब्लॉक होती है, तो जो बाहर वाली नाली है फूलना शुरू कर देती हैं। अब जैसे आपने कहा कि इसकी तशखीस हम कैसे करते हैं, एक तो इसकी क्लिनिकल तशखीस है कि मतलब आपको सामने नजर आ रहा है कि ये बीमारी है। इसके बाद हम जो फर्दर करते हैं वो ये होता है, जो बाकी जो हमारे पास जितने टेस्ट होते हैं वो एक तो ये कि उसकी वजूहात क्या है, किस वजह से ये ना रगें फूली हैं, और दूसरी होती है कि हमने आगे क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, क्या ये सर्जरी से ठीक होगी या क्या ये जो है वो हमारे पास और जो बिल्कुल मॉडलिटीज़ हैं उनसे ठीक होंगी। तो उसके लिए हम फिर वीनस डॉपलर करवाते हैं, जो एक अल्ट्रासाउंड की मशीन, अल्ट्रासाउंड ही होता है जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है वैसे टांगों का अल्ट्रासाउंड होता है। वो ये बताता है कि ये रगें यहाँ ख़राब है, यहाँ इसके वेल्व ख़राब है, यहाँ इसके परफोरेटर्स हैं, या यहाँ तक ये रिवर्स फ्लो हो रहा है इसका ब्लड का। तो वो सिर्फ और सिर्फ आगे ट्रीटमेंट के लिए तशखीस, क्लिनिकल तशखीस होती है। ठीक हो। डॉक्टर साहिबा, क्या वेरिकोस रगों का मर्ज हर मर्द, औरत और हर उम्र के लोगों में हो सकता है, और इसका इलाज कैसे करवाना चाहिए, और एक वेरिकोस रगों के मरीज को कैसे पता चलता है कि उसके लिए कौन सा तरीक़ेकार और इलाज जो है वो दुरुस्त है? अच्छा, मर्द और औरत में मैंने आपको बताया कि औरतों में तो ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी के बाद हो जाती हैं या जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, या जिनमें मैंने बताया कि पेट के अंदर कोई अगर उसूली है, गिल्टी है, उसकी वजह से भी बन जाती हैं। दूसरी चीज़ हो गई जो मर्दों में है, मर्दों में जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो उनकी जॉब्स डिस्क्रिप्शन होती है उसकी वजह से, इसी वजह से हम उन्हें कहते हैं कि आपको यहाँ तो जॉब बाज़ों का इतनी तंग करते हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि प्रोफेशन, जैसे कि आप कुक होते हैं खासतौर पे जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं उन्हें बहुत देर तक खड़े होकर खाना पकाना पड़ता है, तो उन लोगों में ये मसले जो हैं वो आ जाते हैं। तो इसके लिए अब ट्रीटमेंट जो हमारे पास आप कह रही हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो इसके लिए किस तरह से करनी चाहिए, तो ट्रीटमेंट की डिफरेंट मॉडलिटीज़ इसके अंदर हमारे पास मौजूद है। जो है इसके अंदर शुरू में हम लोग जो है वो देते हैं कि टेट स्टॉकिंग्स एक होती हैं, जराबें होती हैं, हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो जराब पहन के रखें, क्योंकि जो अर्ली स्टेज है उसमें हम लोग जराबों की तरफ जाते हैं, उससे ये मतलब कंट्रोल्ड वे में रहता है। फिर जो बाकी प्रोसीजर्स हैं वो कॉस्मेटिक होते हैं हमारे पास, या फिर उसके बाद फिर फर्दर जो हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स या बिल्कुल प्रोसीजर्स हैं वो उन केसेस में हैं जब फिर ये मज़ीद प्रोग्रेस करके अल्सर बनाना शुरू कर देती हैं। अल्सर यानी कि जिल्द जो है वो उतर जाती है पाँव के घुटने से, ये आपके टखने से बिल्कुल ऊपर, तो वहाँ पे फिर ये ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे फिर हम उन्हें सर्जरी यहाँ रिकमेंड करते हैं, हमारे पास जो मुख्तलिफ दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, इस मर्ज का अद्वियात से इलाज बेहतर हो सकता है कि इसमें भी ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है? अच्छा, इसके लिए वही मैंने बताया कि अगर तो ये इसकी ना हमारे पास एक क्लासिफिकेशन होती है कि हम किस स्टेज पे जो कि हम लोग क्लिनिकली भी देख के, और फिर हमारे पास रेडियोलॉजिकली जो मतलब अल्ट्रासाउंड हो गया उसके थ्रू हम एक क्लासिफिकेशन निकालते हैं कि ये किस स्टेज की डिजीज़ है इस वक्त। ठीक है, तो उसमें अगर तो अर्ली, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल थ्रेड वेन्स की तरह की है, तो उसके लिए तो अगर तो लाइक फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक बंदे को चाहिए तो उसके लिए हमारे पास होता है कि एक हम फ्लूइड मिलता है एसटीडी का या जो भी, उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं, वो सिक्लोरोजिंग एजेंट होता है, वो सिक्लोरोज कर देता है, उसको सुकेड़ देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर उससे बड़ी स्टेज में है या एक दर्जा ऊपर है या वो थ्रेड वेन्स ही हैं तो वो, और कॉस्मेटिक मरीज़ को नहीं चाहिए तो वो स्टॉकिंग्स पहन लेता है। ठीक है, स्टॉकिंग एक ख़ास जराब होती है, आम जराब नहीं होती जो मिलती है, वो ख़ास जराब होती है जो हमें फार्मास्यूटिकल उससे मिल जाती है, फजलदीन हो गया या बाकी जो भी हमारे पास जो बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं वहाँ से मिल जाती हैं। तो वो स्टॉकिंग्स हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो पहन के रखनी है, लेकिन वो भी उन्हें 16 से 18 घंटे पहन के रखनी होती हैं। और हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है गर्मियों के दिनों में क्योंकि वो एक ख़ास प्रेशर क्रिएट करती हैं, और फिर हम उन्हें कहते हैं कि 2 से 3 महीने के बाद वो जराब चेंज करें, क्योंकि वो जराब जो होती है वो लूज, अगर वो लूज़ हो जाए तो फिर उनका असर ख़त्म हो जाता है। तो वो एक तो पहला हिस्सा वो आ जाता है, मरहला आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं
कुछ हमारे पास जो न्यू लेटेस्ट मॉडलिटीज़ आई हैं, पाकिस्तान में भी हो रही है, लाहौर में भी हो रही हैं, वो हमारे पास होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन को, यानी कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसको यूज़ करते हैं। उसके अंदर पेशेंट को बस सुन करते हैं, कोई बेहोशी या कुछ नहीं करना होता, एक कट लगता है और उसके ऊपर जो है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से देखते हुए वो उन सारी नसों को बंद कर देते हैं। फिर हमारे पास लेज़र आ जाती है। ये 2 मॉडलिटीज़ होती हैं, दोनों के इफेक्ट एक जैसे ही हैं। हाँ, बहुत अर्ली स्टेज में हो, लाइक जैसे कि अभी नसें फूल के थोड़ी बाहर आई हैं लेकिन अल्सर्स वगैरह नहीं बने, तो उनमें तो ये बेहतर होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी और जो आपकी लेज़र भी है। चौथी जो हमारे पास मॉडलिटी आ गई है वो फिर सर्जरी आ जाती है। सर्जरी जो है वो आखिरी लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास आ जाता है कि उसके अंदर पूरी नस को जो है वो ऊपर से निकाल देते हैं और साथ हम लोग जो है वो नीचे भी कुछ जहाँ जहाँ वेल्स ख़राब है वहाँ वहाँ की जो है ना वो नसों को निकालते हैं, तो फिर हमें सर्जरी की तरफ है। तो ये चॉइस जो है ये हमारे पास, हम पेशेंट को बताते हैं वो इनमें से कौन सी ऑप्ट करना चाहता है और किसकी। लेकिन इसके बावजूद, ये सारे प्रोसीजर्स के बावजूद भी उसको स्टॉकिंग्स पहन के रखनी पड़ती हैं कि रिकरेंस इसके अंदर फिर भी हो सकता है। तो इस वजह से फिर भी हमें जो चाहिए वो ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहबा, एक वेरिकोस रगों का मर्ज इलाज से सेहतयाबी के दौरान क्या तौक़ात वाबस्ता कर सकता है और इसको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है? जैसे मैंने कहा कि इसकी एक जो वजूहात हैं उनको अवॉइड करना है। लाइक अगर ख़वातीन में प्रेगनेंसी से हो रहा है तो आप एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के दरमियान में ज़रा डिफरेंट डिस्टेंस दें। जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि 2 साल का दें, ताकि उतनी देर तक वो जो चीज़ें हैं वो वापस आ जाएं। दूसरा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप वो स्टॉकिंग्स पहन के रखें क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप स्टॉकिंग्स पहन के रखें, ये सारी चीज़ें। फिर मर्दों में जो काम कर रहे हैं, जो लॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि 1 घंटे में वो तकरीबन कोई 10 मिनट तक बैठें, ठीक है, टांगें ऊंची करके, ताकि उनके अंदर ये रगों का, या वो चलें, ठीक है ना, एक वॉक करें। वॉक अगर वो करते रहेंगे तो उनका नहीं ये होंगी, एक जगह जब वो खड़े रहेंगे तो फिर उनकी जो है वो रगें फूल जाती हैं। और या अगर उनको ये शिकायत होना शुरू हो गई है तो बर वक़्त आएँ और स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि बचाव इन्हीं चीज़ों से है। बहुत आगे जाके ये होता है कि मसला कि अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत तंग कर रही हैं तो फिर उन्हें अपना प्रोफेशन मजबूरन चेंज करना पड़ता है, जो आज का पाकिस्तान के इकोनॉमिक दौर में मुश्किल है कि आप अपना प्रोफेशन एक लगी लगाई रोज़ी को करें, लेकिन कुछ लोगों को वो इतने तंग उससे आ जाते हैं और उनको प्रोफेशन को चेंज करना। तो बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग को आपने अवॉइड करना है। लॉन्ग स्टैंडिंग और जो आपकी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये हो रही हैं वो आपने अवॉइड करनी है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये सबसे अहम सवाल है कि एक वेरिकोस का मरीज़ अपने इलाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे सर्जन का इंतखाब कैसे करे और इससे पूरे एतमाद के साथ वो अपना इलाज भी कराए, ये कैसे मुमकिन है इसका? अच्छा, इसके लिए है कि हमारे पास, अब मैंने जैसे बताया कि डिपेंड करता है कि कौन इसको ट्रीट कर रहा है और कहाँ पे वो आ रहा है। जनरल सर्जन्स भी इसको ट्रीट करते हैं, बेटर होता है कि इसको वैस्कुलर सर्जन करें, या हम कुछ रेडियोलॉजिस्ट जो है, हर रेडियोलॉजिस्ट इसको ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे हमने बताया कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है और जो आपकी लेज़र है जो यूज़ कर रहे हैं वो कुछ रेडियोलॉजिस्ट ही कर रहे हैं, जो जिन्हें हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो कुछ ही हैं जो हमारे पास लाहौर में मौजूद हैं जो कि कर सकते हैं ये चीज़ें, हर बंदा नहीं कर सकता। फिर वैस्कुलर सर्जन्स हमारे पास आ जाते हैं। बाकी सर्जरीज जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे जनरल सर्जन्स कर रहे हैं। वो तो जब उस तक बात आ जाती है और जो उसके अल्सर्स जो बन जाते हैं या टांग ख़राब की जो है वो हालत, तो उसकी शक्ल ख़राब होना, तो वो तो फिर मुख्तलिफ उसमें हमारे पास मौजूद हैं जो कि कर रहे हैं उसके बारे में। डॉक्टर साहबा, क्या वेरिकोस रगों का मरीज़ इलाज या सर्जरी से मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है या दोबारा भी इस मर्ज का शिकार हो सकता है और उसको इलाज के बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अशद ज़रूरत होती है? जैसे कि ये है कि अगर तो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि इसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो जो वजह है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात ये है कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करें, और इसी तरह से अगर जो है मैंने बताया कि प्रेगनेंसी है तो उसके दरमियान में जो है ना वो एक डिस्टेंस होना चाहिए। तो आपने, और उसके बाद भी, सर्जरी के बाद भी स्टॉकिंग्स पहन के रखे, और वही वो जो एहतियाती तदाबीर है कि आपने लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी, उसको अवॉइड करना है, बस लॉन्ग स्टैंडिंग से अवॉइड करना है। जी नाज़रीन, हर प्रोग्राम के बाद जो है लोग इलाज के लिए
रब्ता करने की कोशिश करते हैं हर मर्ज़ के लिए। हमने नाजरीन की सहूलत के लिए अस्पताल के एड्रेस और फ़ोन नंबर स्क्रीन पर तहरीर कर दिया है। इस पर आप आसानी से रब्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान रोज़ी इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।